अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है बच्चों। मेरा नाम अखिलेश है। मैं आप लोगों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय के साथ उपस्थित होता हूं। हम लोग की जो क्लास चल रही है वो अंतरिक्ष अनुसंधान पे चल रही है और उस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर किया है। थोड़े इंटरनेशनल मिशंस और जो इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो भारत से जुड़ा हुआ भी है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आज जो है हम लोग कुछ इंटरनेशनल मिशंस और कुछ इंटरनेशनल एंडेवर्स हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और उसमें जो पहली चीज़ है वो जानना है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के उद्देश्य हेतु लॉन्च किया गया था। और दुनिया की कई सारी स्पेस एजेंसी इसमें थी। नासा, रॉसकॉस्मस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और ब्राज़ील और इटली के भी स्पेस एजेंसी थे। तो इन सबका जॉइंट वेंचर है। ये एक उपग्रह है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया और वहाँ पे मनुष्यों के रहने की व्यवस्था, लगभग 6 क्रू मेंबर्स को एक साथ रहने की व्यवस्था है। और आपातकालीन स्थिति में वहाँ से वापस आने के लिए एक सोयूज अंतरिक्ष यान भी वहाँ पे स्थापित किया गया है, रखा हुआ है। और समय समय पे वहाँ लोग जाते हैं, रहते हैं और अंतरिक्ष अनुसंधान करते हैं। तो ये है हमारा अंतरिक्ष स्टेशन। आइए इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं लिख रहा हूँ, उस आपके नोट्स के लिए काम आएंगी। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है बच्चों, ISS लिख लीजिए शॉर्ट में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है बच्चों। यह एक उपग्रह है, स्पेस क्राफ्ट है, जिसको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। तो आप लिख सकते हैं कि यह एक उपग्रह है जिसे लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया। चूंकि यह एक स्टेशन के रूप में इसे डेवलप करना था, तो इसमें एक ही लॉन्च में ऐसा नहीं है कि स्पेस स्टेशन आप वहां स्थापित कर दिए। कई सारे लॉन्च हुए और छोटी छोटी चीज़ों को वहां ले जा करके असेंबल किया गया और आज की डेट में स्पेस स्टेशन हमारा तैयार है। तो ये एक उपग्रह जैसा ही है, लेकिन वह एक बार में लॉन्च नहीं हुआ था। डिस्कवरी पहली बार लेके गई थी, कुछ भाग लेके गई थी, लेकिन पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन बनाने में अच्छा खासा लंबा समय लगा है और कई सारी स्पेस एजेंसी लगी हैं। तो इस बात को नोट करिए, एक उपग्रह है जिसे लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जहां मनुष्यों के रहने तथा अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान करने की व्यवस्था है। कितने लोग रह सकते हैं? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 6 क्रू मेंबर। 6 लोग एक साथ यहां रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और समय समय पे इन्हें भेजा जाता है। अच्छा, यह पृथ्वी से 330 से 435 किलोमीटर की दूरी पर आवश्यकता अनुसार रहता है।
रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट ये ऊंचाई घटाई बढ़ाई जाती है, जो 330 से 435 किलोमीटर। ये क्या है बच्चों? लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी आपको मैंने एक नियर अर्थ ऑर्बिट बताया था, वहां पे ये स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है। ठीक है, इसका जो आवर्त काल होता है बच्चों, पृथ्वी का ये चक्कर लगाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में या नियर अर्थ ऑर्बिट में, और लगभग 90 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो आवर्त काल इसका 90 मिनट है। लिख लीजिए, आवर्त काल 90 मिनट। तात्पर्य है कि 90 मिनट में एक चक्कर किसका? पृथ्वी का 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है अंतरिक्ष स्टेशन अपना। और कौन कौन से इसमें अंतरिक्ष जो संगठन है विश्व के लगे थे, उनके नाम भी आपको जानने चाहिए। तो नासा, नासा आपको पता ही है कहाँ का है, यूएसए। रॉसकॉस्मस रशिया का। जाक्सा ये जापान का, इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, जापान एरोस्पेस, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा। कैनेडियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, शॉर्ट में लिखते हैं CSA। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये सारे प्रमुख थे बच्चों, नासा, रॉसकॉस्मस, जाक्सा, CSA और ESA, ये प्रमुख थे। इसके अलावा ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी दोनों नासा के कोलैबोरेशन में काम कर रहे थे। दो और थे, पहला था ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी। कहने का मतलब अगर आप देखें तो ये कई लोगों का जॉइंट एंडेवर है मानवता की सेवा के लिए, या इस अर्थ प्लेनेट को एक आउटर जो खतरे हैं उससे बचाने के लिए हमारे पास अनुसंधान ऐसे हों जिससे हम ब्रह्मांड से आने वाले जो अदृश्य खतरे हैं उनको भाप सकें। कुछ भी हो सकता है, वो रेडिएशन के रूप में आ सकते हैं, धूमकेतु के रूप में आ सकते हैं। इसके लिए हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया गया। ये स्पेस एजेंसीज हैं, इनके नाम आप नोट करें फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, 1998 में इस स्पेस एजेंसी का पहला हिस्सा लॉन्च किया गया था। ठीक है बच्चों, और कार्य चल रहा था धीरे धीरे, लेकिन एक बीच में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। आपको याद हो, कोलंबिया का एक्सीडेंट होता है जिसमें सारे के सारे क्रू मेंबर समाप्त हो जाते हैं 2003 में। उसके कारण ये ये प्रोजेक्ट कुछ दिन के लिए रुका था, लेकिन फिर चलना शुरू किया। तो आप लिखें कि 1998 ISS का पहला भाग प्रमोचित किया गया। परंतु 2003 में कोलंबिया दुर्घटना के बाद
इस प्रोजेक्ट पर दो साल की रोक लगा दी गई। पुनः 2005 से कार्य प्रारंभ हुआ और 2010 तक पूरा कर लिया गया। ठीक है बच्चों, आज की स्थिति में 6 क्रू मेंबर रह सकते हैं। 6 क्रू मेंबर के रहने की व्यवस्था के साथ आपात स्थिति में सबको पृथ्वी पर वापस लाने के लिए सोयूज यान ऑन बोर्ड स्थिति में है, मतलब वहां पे स्थित है। सोयूज यान उपस्थित है, स्पेस स्टेशन पे ही उपस्थित है। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आप कुछ जानकारी इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही मज़ेदार इसमें खोज हुई है, उसकी भी जानकारी आपको होनी आवश्यक है। बच्चों, ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे पास अंतरिक्ष में एक्सप्लोर करने के लिए एक बेस होना चाहिए, जहां से हम अंतरिक्ष को पूरे साल अंतरिक्ष में स्थित होकर के देख सकें। ऑन बोर्ड फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि अंतरिक्ष में आने वाले जो रेडिएशंस हैं उसका अध्ययन कर सकें, ताकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अथवा ब्रह्मांड के जो इनिशियल फेज में किस प्रकार की गैलेक्सी बनी, आकाशगंगाएं बनी, ब्रह्मांड की पिंड बने, उनका अध्ययन हो सके। साथ ही साथ अंतरिक्ष में जीवन की खोज, अंतरिक्ष में संभावित खतरे, किस प्रकार के रेडिएशंस हैं और उन रेडिएशंस का प्रभाव क्या है मनुष्य का, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं बच्चों। नट शेल में अगर देखें तो ये ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं हर जगह आपसे बीच बीच में पूरे अंतरिक्ष अनुसंधान में शेयर किए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य खुद से भी समझ सकते हैं कि क्या उद्देश्य रहा होगा। वहाँ जाकर पिकनिक मनाना तो नहीं ही रहा होगा। आगे जीवन तलाशना, कोई ऐसा ग्रह की खोज करना जहाँ जीवन है, एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हों जहाँ पे जीवन की उपस्थिति हो सके, अंतरिक्ष के संभावित खतरे, अंतरिक्ष में और भी आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक हमें स्टेशन की आवश्यकता थी। तो कहने का तात्पर्य है, ये इसमें से कुछ भी अगर ऑप्शन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में आपको आएगा तो आप उसे कर लेंगे। इससे संबंधित बच्चों एक खोज है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एयर फिल्टर लगा था, हीपा एयर फिल्टर, उस एयर फिल्टर को बदला गया। बदलने के बाद एयर फिल्टर क्या होता है, जैसे आपने एयर प्यूरिफायर देखा है, आपके घरों में होगा, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है तो एयर प्यूरिफायर लोग यूज़ करते हैं कि उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रोक करके शुद्ध जो हवा है वो पहुँचे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे भी एयर फिल्टर था। वो एयर फिल्टर जब खराब हुआ तो उसको पृथ्वी पे लाया गया। नासा में विंग है, नासा की प्लैनेटरी प्रोटेक्शन विंग, उसमें बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में उस फिल्टर को दिया गया। और उस पे जब एक भारतीय, अमेरिकन इंडियन है, उन्होंने जब उसको देखा बहुत ध्यान से तो उसमें एक बैक्टीरिया उन्होंने देखा। और वो बैक्टीरिया अब तक पृथ्वी पे कहीं रिपोर्ट नहीं किया गया था। वो बैक्टीरिया सिर्फ उसी
हीपा एयर फिल्टर में था। मैं हीपा एयर फिल्टर बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको एयर प्यूरिफायर भी पढ़ना है साइंस टेक में, और उसमें हीपा फिल्टर यूज़ होता है, हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो आप उस नाम से परिचित रहेंगे तो जिस दिन हम लोग पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो छोटी सी डिस्कवरी छोटी नहीं है। हीपा फिल्टर किस में लगा था? वहाँ जो एयर सिस्टम है जिससे एयर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, एयर प्यूरिफायर। अब एयर प्यूरिफायर हो रही थी हीपा फिल्टर से, हाई इफिशियंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर से। वो खराब हुआ। जब ये खराब हुआ तो इसको लेकर के वापस आया गया। कहाँ? पृथ्वी पर नासा में। और नासा का ही एक विंग है बच्चों, प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ग्रुप, प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ग्रुप। और इसका डिपार्टमेंट है, अब इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कुछ फिजिक्स वाला भी होगा, कुछ बायोलॉजी वाला था। इसी का डिपार्टमेंट था बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बायोटेक डिपार्टमेंट में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बच्चों कस्तूरी वेंकटेश्वरन। नाम था इनका कस्तूरी वेंकटेश्वरन। सीनियर रिसर्च एनालिस्ट थे कस्तूरी वेंकटेश्वरन। और इन्होंने देखा कि इस एयर फिल्टर में एक स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, स्पोर प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, ये नोट करते जाइए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहाँ मिला इनको? इस हीपा फिल्टर में। वो हीपा फिल्टर जो कि ISS के एयर प्यूरिफायर में था, वो फिल्टर नीचे लाया गया और जब उसको एनालिसिस हुई तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें मिला, रॉड शेप, रॉड के आकार का, रॉड शेप, लंबे लंबे होते हैं बैक्टीरिया, नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। कोकस है, रॉड शेप है, बैसिलस है या ओवल है। तो ये बैक्टीरिया के कई सारे नाम होते हैं उनके आकार के आधार पे। और ये बैक्टीरिया इन्होंने जो यहाँ देखा, जो स्पीसीज यहाँ देखी हीपा फिल्टर में, वो पृथ्वी पर आज तक रिपोर्टेड नहीं है। 2017 की घटना है बच्चों, 2017 में इन्होंने देखा, मोस्ट रिसेंट घटना है। और ये स्पीसीज आज तक पृथ्वी पर नहीं पाई गई। तो ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि ये स्पीसीज अंतरिक्ष में ही होगी, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसी स्पीसीज पाई नहीं गई। और ख़ास बात ये थी बच्चों इस बैक्टीरिया की कि ये बैक्टीरिया रेडिएशन को विथस्टैंड कर सकता था, वो भी अंतरिक्ष के रेडिएशन। आप पृथ्वी पे रहते हैं, कितने किलोमीटर के एनवलप के अंदर रहते हैं, जो वायुमंडल है, जो कई सारे रेडिएशन को सोख लेता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में सारे रेडिएशन से आप एक्सपोज्ड होते हैं, जो भी विकिरण आ रहे हैं। ये बैक्टीरिया वहाँ पे उतने रेडिएशन में भी जीवित रह गया। इसका मतलब इसको रेडिएशन से बचने की इसके अंदर कुव्वत होगी, जान होगी, एडेप्टिबिलिटी होगी, कुछ प्रोटीन ऐसे निकलते होंगे जिससे ये बैक्टीरिया रेडिएशन से भी लड़ भिड़ जाता है। कहने का मतलब ये शोध का विषय हो गया कि इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसी कौन सी गुण हैं जिससे ये इतने ज़्यादा रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करने के बाद, सहने के बाद भी जीवित है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक विषय हो गया और इसका नाम हमारे कस्तूरी वेंकटेश्वरन साहब ने रखा कलाम साहब के नाम पे। तो नाम क्या है इस बैक्टीरिया का, वो आप देख लें बच्चों। इसका नाम है सॉलिबैसिलस कलामी। सॉलिबैसिलस कलामी। कलाम साहब के नाम पे नाम रखा गया सॉलिबैसिलस कलामी।
ठीक है बच्चों। अच्छा, जो भी बैसिलस होगा दैट विल बी रॉड शेप, यानी जो कि दही में बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, वो भी रॉड शेप होगा। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? ग्राम स्टेन है बच्चों, बैक्टीरिया को कलर करने का स्टेन है, आप लेमन लैंग्वेज में समझें। और जब ग्राम स्टेन से कोई बैक्टीरिया रंग जाता है उसके रंग में, तो वो ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। और नहीं रंगा पाता, उस पर वो स्टेन कलर नहीं कर पाता उसे, तो वो ग्राम नेगेटिव होता है। तो एक क्लासिफिकेशन है ग्राम स्टेन के आधार पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो इंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और ये इंडोस्पोर कई दिन तक जीवित रह सकता है, विथस्टैंड कर सकता है जो भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है उसको। इसलिए ये स्पोर प्रोड्यूसिंग भी था, ग्राम पॉजिटिव था, रॉड शेप था, बैक्टीरिया था ऐसा जो हीपा फिल्टर में मिला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हीपा फिल्टर में मिला, नासा में प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ग्रुप कि जो बायोटेक की शाखा थी उसमें कस्तूरी वेंकटेश्वरन, एक भारतीय अमेरिकन इंडियन साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया देखा जिसके ये गुण थे, और इन्होंने इसका नाम रखा आदरणीय कलाम साहब के नाम पे, सॉलिबैसिलस कालामी। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद की बात जो रेडिएशन की है वो मैं करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सॉलिबैसिलस कालामी, ये जो सॉलिबैसिलस कालामी था बच्चों, ये अंतरिक्ष में एक्सपोज्ड था दुनिया भर के विकिरण के लिए। इसका मतलब इसके अंदर कुछ गुण होगा। तो सॉलिबैसिलस कालामी से अब पूछा जा रहा है कि भाई अपने गुण बताओ, गुण क्या हैं जिससे आप अंतरिक्ष में विकिरण को फेस करते हुए या विकिरण को झेलते हुए जीवन यापन कैसे करते हैं, यानी आप वहां जीवित कैसे हैं। तो इस पे रिसर्च चल रहा है। अंतरिक्ष में विकिरण का सामना करते हुए जीवित। ठीक है बच्चों, अब ये है शोध का विषय। अगर हमें मिल जाए ऐसा प्रोटीन या ऐसे जीन जो इसमें है जिसके कारण ये कुछ प्रोटीन कोड करता है जिससे विकिरण से बचा जा सकता है, तो हम लोग भी वो प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी से बना सकते हैं और विकिरण से बचने के लिए उसे अंतरिक्ष यात्रियों को, अथवा अगर हमें भी आवश्यकता होती है, कल को ओजोन डिप्लीशन हो ही जाता है तो हमें भी वो काम आएगा। तो विकिरण से बचने के लिए जो सब्सटेंसेस के अंदर हैं, अभी रिसर्च चल रहे हैं, जब वो आ जाएंगे और आपके करंट अफेयर में आएंगे तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल सॉलिबैसिलस कालामी, तो ये कुछ बातें थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से संबंधित जो आपको जाननी चाहिए। इसमें जो स्पेस एजेंसीज हैं उसका ध्यान रखिएगा बच्चों, और इसमें सॉलिबैसिलस कालामी आपको मिला है, ये देखिएगा। इसके बाद चलिए आइए देखते हैं, दो टेलीस्कोप हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। इसमें है पहला हबल टेलीस्कोप, देख लेते हैं क्या है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप 1990 में लोअर अर्थ ऑर्बिट में बच्चों लॉन्च किया गया था। 1990 में लोअर अर्थ ऑर्बिट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। ठीक है बच्चों, दोनों का ज्वाइंट वेंचर था। हबल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप किस लिए? अंतरिक्ष में, ताकि आप
अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर सकें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो विजिबल होती हैं वो आप तो देख लेते हो धरती पर, लेकिन और सारे विकिरण आपके धरती पे पहुंचते भी नहीं हैं, लेकिन अंतरिक्ष में सारे विकिरण मौजूद होते हैं। आप उन विकिरण से उसके ओरिजिन जो प्लैनेट है या उस विकिरण का ओरिजिन स्टार है, वो उसकी जानकारी आप कर सकते हैं। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में आपकी जानकारी हो सकती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एडविन हबल ने ही बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। एडविन हबल वॉज एन एस्ट्रोनॉमर, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, उन्हीं के नाम पे ये दूरबीन का नाम रखा गया, हबल टेलीस्कोप। एडविन हबल ने ही बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। जब जॉर्ज लेमेटेरे ने बिग बैंग थ्योरी दी, तो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एडविन हबल ने जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया था वो था रेड शिफ्ट का। बच्चों, हम लोग जब एस्ट्रोनॉमी और पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसे हम लोग विधिवत पढ़ेंगे। तो एडविन हबल साहब ने बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। अब ब्रह्मांड फैल रहा है कि नहीं, किस गति से फैल रहा है, ये जानने के लिए, या कह लीजिए ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया और वहाँ पर स्थापित किया गया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड के फैलने की जो गति है उसकी गणना हबल टेलीस्कोप के माध्यम से हुई है। तो हबल टेलीस्कोप क्या है? नासा और यूरोपियन एजेंसी द्वारा स्थापित लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक टेलीस्कोप है जो कि प्रकाश को डिटेक्ट करता है। प्रकाश कह लीजिए या विकिरण कह लीजिए। प्रकाश दृश्य प्रकाश भी हो सकता है, दृश्य प्रकाश हो सकता है, अथवा ये पैराबैंगनी किरण हो सकती हैं, अथवा अवरक्त हो सकता है, अवरक्त विकिरण। तो इनको डिटेक्ट करना है, प्रकाश या विकिरण को डिटेक्ट करना है कि ये आ कहां से रहा है, इनका सोर्स क्या है, ताकि पता चले। ये उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था भैया? कि हमें ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना, अंतरिक्ष को और अधिक नजदीक से जानना है। तो आने वाले विकिरण के स्रोत का पता लगाया जाए और ब्रह्मांड के फैलाव के दर की गणना इसने की। तो इसका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग, कि ब्रह्मांड के फैलाव की दर, किस रेट से ब्रह्मांड फैल रहा है, उसकी गणना हबल टेलीस्कोप की मदद से की गई। ठीक है बच्चों, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं तो दो थियरी दी गई हैं कि ब्रह्मांड का जो फैल है वो क्या होगा। एक तो है एक्सपेंड करते करते ये समाप्त हो जाएगा, फ्रोजन फ्यूचर, और दूसरा है कि एक बिग क्रंच होगा, सब कुछ फिर से एक साथ आकर के मिल जाएगा और एक पॉइंट पे जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाएगा। तो जो दूसरी अवधारणा थी बिग क्रंच की, वो ख़त्म हो गई और ब्रह्मांड फैल रहा है और धीरे धीरे ये फैलते फैलते इतना दूर फैलेगा। फैल इसलिए रहा है क्योंकि ये विस्फोट के कारण बना हुआ था और वो विस्फोट की एनर्जी सबको दूर ले जा रही है। और एक दिन ऐसा आएगा, पिंडों में आकर्षण बल जब कम से कमतर होता जाएगा, इट विल टेक टू मच टाइम, डोंट वरी, आपको यूपीएससी देना होगा और क्वालिफाई भी करना होगा, इतनी जल्दी नहीं हो रहा। तो उस समय तक ब्रह्मांड फ्रोजन फ्यूचर में चला जाएगा। इसको हम लोग जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो देखेंगे बच्चों। फिलहाल यहाँ पे उद्देश्य क्या था हबल टेलीस्कोप का, कि हम ब्रह्मांड की स्टडी करें, अंतरिक्ष में पहुँचें और वहाँ से जो आने वाले विकिरण हैं, प्रकाश, चाहे वो दृश्य हो, पैराबैंगनी हो या अवरक्त विकिरण हो, उसके आधार पे हम जानें कि वो आ कहाँ से रहे हैं, ओरिजिन क्या है, कितनी तेज़ी से ब्रह्मांड फैल रहा है। क्योंकि आपको पता है डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट के द्वारा हम ये जानकारी कर सकते हैं और हबल टेलीस्कोप ने ये बताया भी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं बच्चों।
और इसको डिस्कवरी स्पेस शटल से लॉन्च किया गया था। डिस्कवरी स्पेस शटल, ठीक है बच्चों। स्पेस शटल है तो आपको पता ही है क्या होगा, वापस आएगा कि नहीं, आपसे डिस्कस हो चुका है। तो डिस्कवरी स्पेस शटल से हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था बच्चों। एक और टेलीस्कोप बनाया जा रहा है और वो हबल टेलीस्कोप से भी 100 गुना ज़्यादा इफिशियंट है। उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको भी आप जान लीजिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसकी पहली बात यही है कि ये हबल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा इफिशियंट है, 100 टाइम्स मोर इफिशियंट देन हबल टेलीस्कोप, ठीक है बच्चों। और मोस्ट एडवांस्ड, अत्याधुनिक टेलीस्कोप है, अत्याधुनिक टेलीस्कोप है। और जॉइंट वेंचर है बच्चों नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, CSA, ESA एंड NASA, ठीक है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट वेंचर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जेम्स वेब महोदय कौन थे? ये नासा के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो जेम्स वेब कौन है? नासा के साइंटिस्ट थे। उन्हीं के नाम पे उनको आदर और सम्मान देने के लिए ये नाम दे दिया गया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और 2021 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट है अभी आगे आने वाला, 2021 में लॉन्च होगा। किससे? एरियन 5 रॉकेट। एरियन 5 मोस्ट इफिशिएंट रॉकेट है बच्चों। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि ये इको फ्रेंडली प्रमोशन यान है, या ग्रीन प्रमोशन यान जिसको कहते हैं। ग्रीन जो इको फ्रेंडली रॉकेट हो, दे आर कॉल्ड एज ग्रीन लॉन्चिंग व्हीकल। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट है ग्रीन लॉन्चिंग व्हीकल, तो आप परिचित हो। Ariane 5 is a green launching vehicle because it is based on liquid oxygen and liquid hydrogen। और liquid oxygen, liquid hydrogen जब आपस में क्रिया करते हैं तो बाई प्रोडक्ट जल होता है, और जल जो है इको फ्रेंडली है। दैट्स वाई Ariane 5 is totally green launching vehicle। तो एरियन 5 से लॉन्च किया जाएगा क्या? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 100 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन हबल टेलीस्कोप और विश्व का सबसे अत्याधुनिक टेलीस्कोप है। ऑब्वियसली इससे जो अध्ययन होंगे वो हबल टेलीस्कोप के नेक्स्ट लेवल पे होंगे, यानी हम उसे और अच्छे से जान पाएंगे। इनिशियल मिल्की वेव्स कैसी थी? इनिशियल मिल्की वेव्स जब ब्रह्मांड बना, चूँकि हबल टेलीस्कोप से जो प्रकाश आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करना और इससे डिटेक्ट करना, दोनों में अंतर है। तो जो बहुत दूर से तारों का जो विकिरण आ रहा है उसको ये डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन हबल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या होगा कि हम इनिशियल जो मिल्की वे थी वो कैसी थी, उसके तारे कैसे थे, क्योंकि शुरू में जो मिल्की वे बनी होंगी वो सबसे दूर होंगी। आर यू गेटिंग दिस? तो वो सबसे दूर होंगी, तो वहाँ से प्रकाश के आने में बहुत समय लगा होगा, आया होगा या आ रहा होगा, रास्ते में होगा। ये सारी जानकारी जेम्स वेब टेलीस्कोप से मिलेंगी और उन विकिरण के अध्ययन के आधार पे वो प्रकाश कितने दूर से आ रहा है, ये सारी जानकारी प्राप्त होगी बच्चों। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों।
इसके बाद मैंने जैसा बात की अभी ग्रीन सैटेलाइट की, तो आइए ग्रीन सैटेलाइट देख लेते हैं क्या है। ग्रीन सैटेलाइट यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें लीडर है बच्चों, और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि पृथ्वी पे जो है पर्यावरण परिवर्तन जैसी घटना में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा हो उसको स्लैश डाउन किया जाए, कार्बन फुटप्रिंट उसका कम किया जाए। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? ग्रीन हाउस गैस के टर्म्स में कार्बन फुटप्रिंट निकाले जाते हैं। अगर एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैस है दैट मीन्स कि उस देश का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, या उस पर्टिकुलर इंजन का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। तो कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम हो ऐसा जो लॉन्चिंग व्हीकल है उनके साथ भी है, क्योंकि वो जब लॉन्च होते हैं तो पीछे धूम्र छोड़ते जाते हैं, और अगर वो धूम्र ऐसे हों जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करें या ओजोन डिप्लीशन कॉज करें, तो उनको हमें कर्टेल करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ग्रीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की परिकल्पना प्रस्तुत की। ग्रीन सैटेलाइट या ग्रीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों बात आप समझ सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल कम कार्बन फुटप्रिंट युक्त जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो है ग्रीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्रीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है बच्चों, ग्रीन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कम कार्बन फुटप्रिंट युक्त कम कार्बन फुटप्रिंट युक्त पर्यावरण पोषी इको फ्रेंडली सैटेलाइट ग्रीन सैटेलाइट कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियन 5 सीरीज जो है ये क्रायोजेनिक टेक्निक पे आधारित है बच्चों, और टोटल क्रायोजेनिक, जैसे भारत का जो GSLV Mach 3 है वो टोटल क्रायोजेनिक नहीं है, नीचे बूस्टर उसके PSLV वाले हैं। तो अभी हम लोग क्रायोजेनिक टेक्निक को बहुत विकसित नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की बात हो रही है, ताकि यही कार्बन फुटप्रिंट घटाए जा सके और थ्रस्ट ज़्यादा डेवलप किया जा सके। सेमी क्रायोजेनिक इंजन जिसमें रिफाइंड केरोसिन यूज होगा। शायद मैं ये छूट गया था, मैं आपको बता दूं, सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्या है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक स्टेज तो रहेगी, साथ ही साथ रिफाइंड केरोसिन का उपयोग होगा, जिससे कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत अधिक है, जिससे थ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा, और अपेक्षाकृत जो है जो UDMH वगैरह हैं उससे ज़्यादा जो है गैस निकलती हैं ऐसी, जिससे नुकसान हो। तो यहाँ पे कम गैस निकलेगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। एरियन 5 रॉकेट क्रायोजेनिक तकनीकी पे आधारित है, क्रायोजेनिक, और क्रायोजेनिक तकनीकी में यूज़ होता है, आपको पता है, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन है और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है, याद रखिएगा। और इन दोनों का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है जल, H2O, और जल जो है प्रदूषक नहीं है, जल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसलिए ग्रीन सैटेलाइट की अवधारणा क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे चल सकें। ग्रीन सैटेलाइट की अवधारणा, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ये भी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहीं पढ़ लेते हैं इसको भी। स्पेस कैप्सूल रिकवरी
एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? अभी आपने पिछली क्लास में केसलर सिंड्रोम देखा और आपको पता है कि आने वाले समय में ये सत्य है कि अगर सैटेलाइट इसी तरह उसके नंबर्स बढ़ते गए तो लोअर अर्थ ऑर्बिट की हालत खराब होने वाली है। वहाँ पे इस तरह के चेन रिएक्शन से वो सारा लोअर अर्थ ऑर्बिट डिस्टर्ब होने वाला है। तो हमें ऐसे अब सैटेलाइट चाहिए जो हम काम जब ख़त्म हो जाए तो उन्हें हम वापस ले आ सकें। उसके लिए स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किए गए और अंतरिक्ष के जो पोल्यूशन है और अंतरिक्ष के खतरों को ध्यान में रख करके इस तरह के स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट, कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किए गए और इस तरह के सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि हम जब सैटेलाइट का काम खत्म हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए, तो उन्हें वापस फिर से ले आने की व्यवस्था हो और जो ले आने का यान है, प्रमोशन यान है, उसको पुनः उपयोग में लाया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। तो उसी के लिए स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट है जो स्पेस डेब्री और पोल्यूशन को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है बच्चों वो है री एंट्री। इनका जो दोबारा जब री एंट्री करते हैं, री एंट्री एक्सपेरिमेंट, तो जब वायुमंडल के अंदर पुनः प्रवेश करना सबसे बड़ा चैलेंज है, तो पुनः प्रवेश करना एक चुनौती है जिसे दूर कर स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है बच्चों, तो री एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। री एंट्री के लिए जरूरी है कि आपका जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें कुछ ऑन बोर्ड फैसिलिटी हो, जिसमें इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है, थर्मो इंसुलेटर। तो पहले इसको आप वो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग बात आगे करें। तो री एंट्री टेक्नोलॉजी के आधार पे स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट में जो लॉन्चिंग व्हीकल हैं उन्हें पुनः पृथ्वी पर उतारा जा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। और इसमें 4 प्रमुख यंत्र या 4 प्रमुख व्यवस्थाएं दी गई हैं जिससे ये संभव है। वो 4 प्रमुख व्यवस्थाएं क्या हैं उसको आप यहाँ नोट कर लें। 4 अरेंजमेंट्स, ताकि पुनः उतर सके आपका लॉन्च व्हीकल और फिर से रीयूज हो सके। तो पहली जो व्यवस्था है बच्चों वो है एरोथर्म स्ट्रक्चर। एरोथर्म स्ट्रक्चर, एरोथर्म स्ट्रक्चर का काम है कि री एंट्री में डेंस एटमॉस्फेयर में जब लॉन्च व्हीकल वापस आता है, रॉकेट वापस आता है, तो अपार घर्षण होता है। उस घर्षण से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एरोथर्म स्ट्रक्चर उस तापमान को विथस्टैंड करता है और अंदर उसका असर नहीं आने देता, अदरवाइज जल सकता है। तो लिख लीजिए इसको कि यह अत्यधिक घर्षण कब होगा बच्चों? जब री एंट्री होगी। कहां? वायुमंडल में। वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय अत्यधिक घर्षण से उत्पन्न अत्यधिक तापमान के प्रभाव से यान को बचाने का कार्य करता है।
कौन? एयरोथर्म स्ट्रक्चर। अत्यधिक घर्षण वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय उत्पन्न अत्यधिक तापमान के प्रभाव से यान को बचाने का कार्य करता है। अगला है बच्चों स्पेस क्राफ्ट प्लेटफॉर्म। स्पेस क्राफ्ट प्लेटफॉर्म। स्पेस क्राफ्ट प्लेटफॉर्म क्या है बच्चों? स्पेस क्राफ्ट प्लेटफॉर्म लैंडिंग के लिए, जो आपने PSLV GSLV देखा होगा, अगर उन्हें लैंड करना हो तो उन्हें एक रनवे चाहिए और रनवे पे उनको दौड़ने के लिए चक्के चाहिए जिस पे वो चल सकें, अदरवाइज वो ऐसे क्रैश लैंडिंग कर जाएंगे। तो उनको लैंडिंग के लिए आवश्यक है कि स्पेस क्राफ्ट का प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि वो एक क्षैतिज रनवे पे चल करके कुछ दूर रुक सके। तो स्पेस क्राफ्ट प्लेटफॉर्म सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। आवश्यक। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आवश्यक स्पेसक्राफ्ट प्लेटफॉर्म। अगला जो है बच्चों इसमें जो व्यवस्था दी गई है तीसरी, वो है डी एक्सेलरेटर और फ्लोटिंग सिस्टम। तीसरी व्यवस्था है डी एक्सीलरेशन एंड फ्लोटिंग सिस्टम। डी एक्सेलरेशन एंड फ्लोटिंग सिस्टम। जब रॉकेट जैसी चीज बच्चों री एंट्री करती है अथवा उसका जब वेग हम देखते हैं वो अत्यधिक होता है और उस वेग पे आप इमेजिन नहीं कर सकते, हाइपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा होता है। और उस वेग से अगर हम इसे पृथ्वी पे उतारें तो असंभव सा है। तो जरूरी है कि वो डी एक्सेलरेशन हो उसमें, यानी उसमें मंदन कार्य करे। मंदन का तात्पर्य होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकना शुरू करती है, रुक जाती है, ये होता है मंदन। और जब आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी तो गाड़ी तेज चलना शुरू करती है, ये होता है त्वरण। तो पहले थोड़ा सा समझ लें, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और ये पॉजिटिव होता है। और वेग परिवर्तन की दर को ही हम मंदन भी कहते हैं, लेकिन ये नेगेटिव होता है। मतलब जो अंतिम वेग है वो कम होगा, प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा। ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी 60 की स्पीड से रुक जाती है, वहां मंदन है। और जब आप एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी 10 की स्पीड से 60 पहुंच जाती है, वहां त्वरण है। तो यहां डी एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? मंदक और फ्लोटिंग सिस्टम लगाना। तो जो रॉकेट री एंट्री किया और पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो अभी 100 किलोमीटर दूर है, अगर उसको डी एक्सेलरेट नहीं किया गया तो उसका इंपैक्ट इतना तेज होगा कि वो नीचे आकर के टूट फूट जाएगा। तो डी एक्सेलरेशन और फ्लोटिंग सिस्टम लगाए गए होते हैं जिससे उसका वेग कम हो सके और समय से वेग कम हो सके ताकि प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। तो आप लिख सकते हैं कि अत्यधिक वेग को कम करने के लिए, अत्यधिक वेग को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक वेग को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या है ये? मंदक। मंदक का मतलब वेग जो कम कर दे, और फ्लोटिंग सिस्टम तथा फ्लोटिंग आने वाले समय में
मैग्नेटिज्म पे बेस्ड करके इस तरह के लॉन्चिंग स्टेशन और क्या उसको कहते हैं रनवे ऐसे बनाए जाने वाले हैं, जैसे मैगलेव ट्रेन होती है। मैग्नेट के यूज़ से लेविटेट करना और उसको उस हिसाब से रोक भी लेना। तो हाई स्पीड जो ट्रेन बनाने की तकनीकी है उसको हम स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करेंगे, उसको लॉन्च करने के लिए भी और उसे रोकने के लिए भी। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। बट ये आने वाले समय में 22वीं सदी का जो है एयरक्राफ्ट होगा उसके लिए है। तो आगे आपको पढ़ने को हो सकता है मिले। बट राइट नाउ डी एक्सेलरेशन एंड फ्लोटिंग सिस्टम, जिससे हम एक्सेलरेशन उसको डी एक्सेलरेट कर सकें, मंद कर सकें उसकी गति को। और अगला है माइक्रो ग्रेविटी पेलोड। माइक्रो ग्रेविटी पेलोड, माइक्रो ग्रेविटी पेलोड जो ऑनबोर्ड क्लस्टर्स हैं, जो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, वो माइक्रो ग्रेविटी में रहें, ऐसी व्यवस्था, ताकि इम्पैक्ट होने पे इन पे असर ना पड़े। और जब बहुत तेज़ी से वो रॉकेट नीचे आ रहा होता है तो वहाँ वेटलेसनेस जैसी वहाँ अत्यधिक जो है प्रेशर होता है, जिसको आप ग्रेविटी के प्रेशर के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रो ग्रेविटी पेलोड होगा, इसके अंदर क्रू होता है कि उन पे जो है जो उस स्पीड से री एंट्री हुई है उसका कोई असर ना पड़े। तो आप इस पे लिख सकते हैं कि क्रू को तथा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं उन्हें अत्यधिक गुरुत्व बल से बचाने के लिए अत्यधिक गुरुत्व बल से बचाने के लिए माइक्रो ग्रेविटी पेलोड लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। माइक्रो ग्रेविटी पेलोड, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई बात एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लॉन्च व्हीकल बनाने की या ग्रीन लॉन्च व्हीकल बनाने की व्यवस्था। एक नासा और इसरो के द्वारा जॉइंट वेंचर है, एक राडार बन रहा है बच्चों, उसको भी जान लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नासा के और इसरो के जॉइंट वेंचर से बन रहा है राडार, और इसका नाम है निसार। नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, नासा का N और इसका I, इसरो का I, सिंथेटिक अपर्चर राडार, नाम हो गया निसार। ठीक है बच्चों, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, जो 2008 में एक समझौता हुआ था हमारे और नासा के बीच में कि हम लोग जॉइंट वेंचर करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये समझौता हुआ था 2008 में, नासा इसरो जॉइंट वेंचर समझौता। ठीक है बच्चों, और उसी को ध्यान में रखते हुए 2020-21 में हम एक राडार, सिंथेटिक अपर्चर राडार जो है लॉन्च करने वाले हैं अंतरिक्ष में, जो कि स्पेसिफिक होगा, जो कि इन दोनों के लॉन्च मतलब इन दोनों के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में चार चांद लगाएगा। और दोहरी आवृत्ति पे कार्य करने वाला ये विश्व का पहला सिंथेटिक अपर्चर राडार होगा। तो इसकी खास बात यह है, दोहरी आवृत्ति
पर कार्य करने वाला विश्व का पहला सिंथेटिक एपर्चर राडार होगा। ठीक है बच्चों, दोहरी आवृत्ति, और इसमें दो बैंड है, एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर राडार, और दूसरा है एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार। एस बैंड को बनाने का जो कार्य है वो इसरो द्वारा किया जाएगा। एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार इसरो द्वारा बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ज्वाइंट वेंचर है। एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार नासा के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ठीक है, दोहरी आवृत्ति, एस बैंड और एल बैंड के यूज से। ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंस क्या है, 200 किलोमीटर रेंज की तस्वीर। जो इमेजिंग ये करेगा 200 किलोमीटर रेंज के तस्वीर की 5 से 10 मीटर रिजोल्यूशन। जस्ट इमेजिन, स्वाद कितना है इसका, 200 किलोमीटर के रेंज की तस्वीर जिसका रिजोल्यूशन 5 से 10 मीटर होगा। ध्यान दीजिए, 5 से 10 मीटर, ये इमेजिंग की इसकी पावर है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, तो हम लोग इसके जो उद्देश्य हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी, उसका इम्पैक्ट, उससे बचाव, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जो आप देखते हैं कार्टोसेट या फिर रिसेट 2BR1 के काम, वो सारे काम इससे जुड़े हुए हैं। तो एक बार और चर्चा हो जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार निसार 2008 में समझौते के तहत 2020-21 में इसे लॉन्च करने की व्यवस्था की जाएगी। और लॉन्च ये होगा इसरो स्पेस एजेंसी का जो फ्रेंच गुयाना का स्टेशन है वहाँ से। तो देखते हैं 2020-21 आ ही रहा है, कब तक निसार स्पेस में पहुंचता है। तो उद्देश्य क्या था बच्चों इसका उद्देश्य था कि प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी। उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि चेंज इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक परिवर्तन, अब कहीं अर्बनाइजेशन हुआ, जंगल काट दिए गए, एग्रीकल्चर के लिए जंगल काट दिए गए, वहाँ की पारिस्थितिक, वहाँ का इकोसिस्टम चेंज हुआ या डिस्टर्ब हुआ, तो उसका एक्सटेंट क्या था ये आप सैटेलाइट के थ्रू पता कर लेंगे। तो जब आपके पास जो नुकसान है वो पता रहेगा तो इसकी भरपाई करने की व्यवस्था भी आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा है ग्लेशियर के गलने, समाप्त होने की दर। क्या है ग्लेशियर के रिट्रीट होने की दर, किस तेजी से ग्लेशियर खत्म हो रहा है। ग्लेशियर खत्म होगा तो उस ग्लेशियर के द्वारा जो नदियां निकलती हैं उसमें पानी नहीं होगा, तो आगे ऐसा क्या किया जाए कि ये ग्लेशियर से होने वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। क्योंकि उस नदी के किनारे, मैंने चर्चा भी की थी, बहुत सारी ह्यूमन सेटलमेंट होंगे जिनका जो है आधार वो नदी ही होगी। सिविलाइजेशन का आधार नदी हुआ करती थी, आज भी है। तो इसकी आपको ग्लेशियर के रिट्रीट होने की दर पता चलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, छोटी छोटी, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा। अर्थक्वेक, सुनामी, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, यहां लिख देता हूं मैं,
ज्वालामुखी, चक्रवात, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं के बारे में जानकारी। इसके अलावा समुद्र में तेल रिसाव, इसको या यहीं लिख देते हैं, समुद्र में तेल रिसाव, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके निसार के बाद ही होगी, आपका जो अपना भी रिसेट टू बी R1 है वो भी ये सारी जानकारी देगा, बट दिस इज अ ज्वाइंट वेंचर, दैट्स व्हाई आई टॉक्ड अबाउट समुद्र में तेल के रिसाव की जानकारी। यहाँ से आप वो सारे एस्पेक्ट देख सकते हैं जो सिंथेटिक एपर्चर राडार सैटेलाइट आपको देता है। तो वो आप ये कॉमन उद्देश्य है जिसको आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद मिनरल डिपॉजिट, मिनरल स्रोत, स्रोत गलत शब्द है, रिसोर्स, रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, ग्राउंड वाटर, इसकी जानकारी। ठीक है बच्चों, ग्राउंड वाटर टेबल को आप एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद मैनग्रूव फॉरेस्ट, पहले तो फॉरेस्ट, जंगल का कवर, वन आच्छादन, सही शब्द याद नहीं आता, वनाच्छादन, मैनग्रूव आच्छादन, और कृषि के क्षेत्र में नेट सोन एरिया, कृषि 14, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, कृषि, मैं सिर्फ कृषि लिख रहा हूं और इसको आप इलेबोरेट करेंगे। नेट सोन एरिया देख सकते हैं, हार्वेस्टिंग जो अमाउंट है वो कितना है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना है वो देख सकते हैं आप। एक जो एग्रीकल्चर साइकिल होती है उसमें बायोमास प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप इससे कर सकते हैं निसार से, और आप ये कर भी रहे हैं रिसेट टू बी R1 से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आपको लिखने में सहायक होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, और समय भी समाप्त हो चुका है। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, तो आज यहीं क्लास समाप्त होगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको काम आएगी। पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता अवश्य संभावी है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।